ओके, आज का जो टॉपिक कंटिन्यू करना है ये। पहली बात, आवाज़ क्लियर है? ओके जी। कल हमने दो ओशन करंट्स जो है उनका पैटर्न देखा, दो ओशंस का। उसमें अटलांटिक ओशन को स्टडी कर लिया और हमने नेक्स्ट जो किया था वो पैसिफिक ओशन था। अब इंडियन ओशन जो है उसको अगर स्टडी करें तो इंडियन ओशन में मेनली जो हमें पैटर्न नज़र आता है उसमें सीजनल वेरिएशंस नज़र आती हैं। सीजनल वेरिएशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि इधर विंड पैटर्न, जो हवाओं के रुख हैं, वो टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ और प्रेशर्स के शिफ्टिंग के साथ वेरी करते हैं। मसलन समर कंडीशन जो है उसमें हम देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन है, विच इज़ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा राइज कर जाते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि दो ओशंस जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसमें लैंड मासेस जो थे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड थे, और जो एक्सटेंड थी ओशन की, चाहे वो अटलांटिक हो या पैसिफिक, वो नॉर्थ और साउथ दोनों साइडों पे पोलर एरियाज तक वो ओशंस एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन ओशन का नॉर्दर्न पार्ट है, ये मैक्सिमम जो है ट्रॉपिकल जोन यानी कि गर्म इलाके तक ही एक्सटेंडेड है। सो यहाँ पे कोल्ड करंट का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। उसकी रीज़न सिंपल सी है कि ये सारे का सारा रीजन जो है ये वार्म रीजन है, या आप कह सकते हैं हाई टेम्परेचर रीजन है। उसके कंपैरिजन में साउथ की तरफ अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वही सदर्न पार्ट जैसे बाकी ओशंस में है, इट एक्सटेंड्स टू एंटार्क्टिक। तो एंटार्क्टिका तक एक्सटेंड करने की वजह से यहाँ पे आपको ब्लू कलर में ये कोल्ड करंट्स हैं, ये विजिबल है। ठीक है जी। अब इस पे जो मेन चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये कि मॉनसून विंड्स जो है वो यहाँ का एक कंट्रोलिंग फैक्टर है। और उसके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी मिलेगा 2010 के सीएसएस में कि विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक कंट्रोलिंग फैक्टर नॉर्थ इंडियन ओशन की करंट्स का पैटर्न बताएं। साउथ का पैटर्न यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। लेकिन जो विंड पैटर्न है, पहले अगर हम उसको देख लें, मॉनसून विंड्स में ये ऑलरेडी डिस्कस भी होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन बेसिक बात ये है कि जो हमारा पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर्स पहुंच जाते हैं ये 40+ इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। यानी कि समर्स जो है वो एक्सट्रीमली हॉट समर्स है। और उसके कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि ये जो अरेबियन सी का रीजन है, यहाँ पे 30 की रेंज में, या आप कह सकते हैं कि 25 to 30 की रेंज में टेम्परेचर्स आपको मिलेंगे। और इसी तरह से आपको 30 के आसपास टेम्परेचर जो है, यानी मैक्सिमम रेंज जो है वो 20-30 के आसपास आपको मिलती है इन बे ऑफ बंगाल। अब जहाँ पे एयर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर राइज करती है, और राइजिंग एयर के साथ एसोसिएटेड होता है लो प्रेशर। यानी कि जब हवा इस रीजन से राइज करेगी तो सब कॉन्टिनेंट की तरफ एक लो प्रेशर जो है वो फॉर्म हो जाता है। दिस इज अ वैक्यूम जो कि उसके बाद अट्रैक्ट करती है विंड्स को फ्रॉम अरेबियन सी एंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। सो ये हवाएं जो है ये समर मानसून्स कहलाती हैं। और इनका रुख जो है वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, मतलब ओरिजिनली ये नॉर्थ साउथ आनी चाहिए, लेकिन दे आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट हैंड साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो दे अप्रोच टू द वेस्टर्न घाट्स, ये इंडिया का ये रीजन है, मुंबई और गोवा वाली साइड। और दूसरी तरफ से ये बांग्लादेश और उसके आसाम की साइड पे अप्रोच करती हैं और इवन बर्मा को इफेक्ट करती हैं। ठीक है। सो
कोलकाता की तरफ और अप टू भूटान, इनका इन्फ्लुएंस आपको हिमालयस की तरफ नजर आता है। इनको हम समर मॉनसून्स का नाम देते हैं। सो ये वेंट्स जो हैं ये बेसिकली मेन कंट्रोलिंग फैक्टर इस सेंस में बन जाती है कि ये समंदर के पानी को भी अपनी मूवमेंट के साथ जो है वो कैरी करती हुई लेके आ रही है। अब इसमें सबसे पहली जो ड्रिफ्ट बनेगी, समर मॉनसून ड्रिफ्ट, समर सीजन की बात हो रही है, ये सोमालिया से चलने वाली करंट है, सोमालियन साइड से। और इसको सोमालिया करंट भी कई जगहों पे लिखा जाता है, लेकिन जो मेन फोर्स इसके पीछे है वो मॉनसून विंड है। सो इसको हम एक मतलब कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्लो को हम देख सकते हैं कि अफ्रीका के कोस्ट से कराची की तरफ या पाकिस्तानी कोस्ट की तरफ आने वाला जो फ्लो है ये एक पैरेलल फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेलिंग winds जो यहाँ की समर मानसून चल रही है। इसी तरह से श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और बर्मा तक जो फ्लो आपको नज़र आ रहा है ये भी विंड डायरेक्शन की वजह से। और श्रीलंका से पानी जो है वो पुश होता हुआ आ रहा है, ड्रिफ्ट होता हुआ आ रहा है टूवर्ड्स बर्मा एंड बांग्लादेश। ये दो पैरेलल फ्लोज हैं। इनका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये आपके सामने नजर आएगा कि देयर वुड बी सर्टेन एरियाज जहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगी। एक्सेस ऑफ वाटर का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए, पाइल अप होना शुरू हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं ई लिख रहा हूँ, दैट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेसिव वाटर। ठीक है, उसके अगेंस्ट कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे डेफिशिएंसी अकर कर रही है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं डी डेफिशिएंसी के लिए इधर टाइप कर रहा हूँ कि श्रीलंका से पानी का चूंकि फ्लो चला बांग्लादेश की तरफ, तो यहाँ पे श्रीलंकन रीजन की तरफ डेफिशिएंसी अकर होना शुरू होगी, यानी यहाँ से पानी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। रिजल्टेंटली आपको एक ऐसी करंट यहाँ पे नज़र आ रही है जैसी हमने कल टर्म पढ़ी थी, वन दैट वाज कंपनसेटरी करंट। और वो कंपनसेटरी करंट कराची के एक्सेसिव वाटर के एरिया से श्रीलंका की तरफ या सदर्न टिप ऑफ इंडिया की तरफ चलती है। ठीक है, सो दीज टू फ्लोज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो ये एक एन जैसी शेप अभी आपने देखी, एक सोमालियन करंट जो अफ्रीका से आ रही है, एक वो जो गोवा के कोस्ट और मतलब गुजरात से लेकर सदर्न टिप ऑफ इंडिया तक आ रही है, और एक अभी हमने फ्लो जो देखा है वो श्रीलंका टू बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश या बे ऑफ बंगाल का जो इंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे भी आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर नज़र आएगी, एंड दैट इज बिकॉज of the piling up of all the water which is being pushed by these two monsoon drifts, कि सोमालिया से चलने वाला पानी कराची की तरफ और वहां से रीडायरेक्ट होता हुआ श्रीलंका के तरफ से, again pushed by the monsoon winds, it reaches the Bangladesh coastal area और the Burma। यहाँ पे ये एक्सेसिव वाटर जो है ये फिर अपना फ्लो कंटिन्यू करता है आउटवर्ड, मींस आउट ऑफ दिस बे एरिया, और बे ऑफ बंगाल से ये बर्मा के साहिल के साथ साथ मलेशिया की तरफ आ जाता है या यहाँ पे मलाका स्ट्रेट की साइड पे आ जाता है। ठीक है, सो इसमें ये जो आपके सामने एक एम शेप बनी, इस एम शेप के 5 पॉइंट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, इट्स कनेक्ट, इन सारे इंटरकनेक्शंस को अगर हम एक ही करंट कंसिडर करते हैं, दो केस में दो फ्लोज थे जो कि इनिशिएट कर रहे थे, लेकिन बाकी कंपनसेटरी करंट्स और बाकी जो डेफिशिएंसी के एरियाज थे वो आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। उसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि जो फ्लो इस्टेब्लिश हुआ वो अफ्रीका से कराची की तरफ, कराची से श्रीलंका की तरफ, श्रीलंका से बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल या बांग्लादेश की तरफ, और वहां से ये पहुंचा मलाका की तरफ। सो ये एम शेप जो एक होलिस्टिक एम शेप बन रही है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं
समर मॉनसून ड्रिफ्ट। सो टर्म जो आपकी है वो समर मॉनसून ड्रिफ्ट है, और वो इन सारी की सारी मूवमेंट्स को कलेक्टिवली हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि एक ही करंट कंसिडर की जाती है। यहाँ से मलाक्का से हमने कल स्टडी किया था कि पैसिफिक ओशन का पानी जो है वो भी आ रहा होता है। तो ये पानी जो है ये एक एक्सेस एरिया यहाँ पे बिल्डअप करेगा, मीन्स कि यहाँ पे पानी की क्वांटिटीज जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी। अकॉर्डिंगली यहाँ से पानी जो है वो कंटिन्यू करेगा एज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ ये सोमालिया तक पहुंचता है। और ये क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो ये मलाक्का से आप कह सकते हैं अफ्रीका तक जो है इस फ्लो को हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कह सकते हैं। ठीक है, दिस करंट एक्चुअली जॉइंस विद और इट रीचेस द डेफिशिएंसी प्रोन एरिया ऑफ सोमालिया। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी कॉज हुई थी ये उसको फिल अप करने के लिए चल पड़ता है। दो करंट्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक को हम समर मॉनसून ड्रिफ्ट कह रहे हैं जो एक एम शेप में है। ठीक है, इसके टर्मिनल पॉइंट्स आपको बताएं, अफ्रीका, कराची, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मलाका। इसको हमने समर मॉनसून ड्रिफ्ट का नाम दिया। और साउथ की तरफ चलने वाली जो मूवमेंट थी वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के तौर पे है, जो कि इंडोनेशियन आइलैंड से चलती है और सोमालिया तक आके टर्मिनेट होती है या उसके साथ मिक्स होती है, जिसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समर मॉनसून ड्रिफ्ट कहा। ठीक है जी। एक चीज़ जो याद रखने की है वो बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ, वो ये कि नॉर्थ इंडियन ओशन का फ्लो समर्स में क्लॉकवाइज होता है। यानी आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को देखें तो इस मूवमेंट के मुताबिक आपकी जो इक्वेटोरियल करंट होगी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही होगी, और जो मॉनसून है वो आपके सामने ही है कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हुई नजर आ रही है। तो मॉनसून ड्रिफ्ट जो है वो इस क्लॉकवाइज सर्कुलेशन को कंप्लीट करती नजर आती है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन समर्स इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आपके सामने आएगी दैट वुड बी द मॉनसून पैटर्न ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहला, अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को बेस बनाया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये नज़र आती है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे प्लेन एरियाज का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच चुका होता है। जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर्स बिलो ज़ीरो ड्रॉप हो चुके होते हैं। लेकिन जो वाटर बॉडीज़ हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपको 20-30 की रेंज में, जैसे इवन आप कराची और मुंबई का सर्दियों का टेम्परेचर देखें तो ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडीज। क्योंकि वाटर बॉडीज जो है वो पानी के अंदर आने वाली एनर्जी को काफ़ी देर तक रिटेन किए रखती है, जिसकी वजह से लॉस उतना इंटेंस नहीं होता एनर्जी का जितना कि लैंड बेस्ड एरिया से होता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें जो चीज़ ऑब्जर्व होगी वो ये कि हाई प्रेशर एरियाज जो है वो आपको लैंड बेस्ड नज़र आएंगे। सो विंड जो होगी या एयर प्रेशर यहाँ पे हाई है, और उसके कंपैरिजन में जो लो प्रेशर एरियाज हैं, यानी जहाँ पे हवा जो है वो रिलेटिवली लाइट वेट है, वो आपको बे ऑफ बंगाल के एक्सटीरियर या साउथ में और लैंड से थोड़ा सा हट के नजर आएगी। विंड्स जो जनरेट होंगी वो विंड्स अब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। समर मॉनसून के कंपैरिजन में ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। कराची से, या आप कह सकते हैं अरेबियन सी के नॉर्थ से, इसने अफ्रीका की तरफ चलना शुरू कर देना, यानी ऑफशोर होना फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। बे ऑफ बंगाल वाली साइड से ये श्रीलंका की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। और इन विंड्स के इन्फ्लुएंस में फिर जो वाटर फ्लोज हैं
वो भी अकॉर्डिंगली रीएडजस्ट होते हैं। सो उसमें अब अगर आप ऑब्जर्व कर सकें, सबसे पहली बात यही होगी कि एक विंड की फोर्स की वजह से बनने वाली ड्रिफ्ट अब कराची से अफ्रीका के कोस्ट की तरफ चल रही है, बे ऑफ बंगाल के इंटीरियर या बांग्लादेश की कोस्ट लाइन से श्रीलंका की तरफ चल रही है। ये दो पैरेलल फ्लोज हैं। श्रीलंका से कराची में जहाँ पे डेफिशिएंसी हुई, कंपनसेटरी करंट चल पड़ेगी और वो कंपनसेटरी करंट कराची की तरफ के पानी की कमी को पूरा करती है। बे ऑफ बंगाल के इंटीरियर में जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए मलाक्का से आने वाला पानी, जो कि पैसिफिक ओशन से एंटर हुआ था, जो हमने कल पैसिफिक में पढ़ा कि यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के कुछ पानी का फ्लो इस रीजन के थ्रू इंडियन ओशन में आता है। ये पानी जो है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। सो अब आप यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि जो मूवमेंट हुई, जो करंट का फ्लो बताया जाएगा, जिसको हम विंटर मॉनसून ड्रिफ्ट कह रहे हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मलाक्का, मलाक्का से बांग्लादेश, बांग्लादेश से श्रीलंका, श्रीलंका से कराची या पाकिस्तानी कोस्टल एरियाज, और वहां से अफ्रीका की तरफ होगा। So this M shape actually represents the flow of winter monsoon drift. तो इसको हम विंटर मॉनसून ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। इसी के साथ जैसे इक्वेटोरियल करंट थी, जो कि एक्सेसिव वाटर से कंपनसेटरी एरियाज की तरफ जा रही थी कंपनसेशन के लिए, यहाँ पे अब ये अफ्रीका से मलाका की तरफ फ्लो स्टैब्लिश होता है। लेकिन टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, क्योंकि जितनी भी इक्वेटोरियल करंट्स हमने पढ़ी हैं साउथ की या नॉर्थ की, वो सब की सब मशरिक से मगरिब की तरफ बहती हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट उनकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये ऑपोजिट है, वेस्ट टू ईस्ट है, तो टर्म जो यूज़ की जा रही है वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। जो फ्लो आपको नज़र आएगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे आपने एक स्केच पहले से ही ड्रॉ कर लेना है बिफोर डिस्क्राइबिंग द विंटर एंड समर मॉनसून्स एंड देयर अफेक्टेड करंट पैटर्न। वो यही है कि जब आप समर्स लिखें तो एक क्लॉकवाइज सर्किट बना दें, ताकि आपको याद रहे कि किस पाथ पे और किस पैसेज के ऊपर आपने इन फ्लोस को दिखाना है। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट एक्चुअली रेफर्स टू वेस्ट टू ईस्ट फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्थ इंडियन ओशन पैटर्न। ठीक है, साउथ की तरफ जो है वो बिल्कुल सिमिलर टू ऑल अदर ओशंस जो हमने पहले देखे हैं, स्टडी किए हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक साउथ इक्वेटोरियल करंट है विच रन्स पैरेलल टू इक्वेटर, बट इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ इट। और जब ये यहाँ पे ज़ैंज़िबार और इस एरिया में तंजानिया की तरफ पहुँचती है, तो ये साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये साउथ पोल की तरफ ट्रैवलिंग स्टार्ट करती है, तो इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं बिकॉज ऑफ द मेडागास्कर आइलैंड। नंबर वन, एक वो जो मोज़म्बिक चैनल के अंदर से गुजर के जा रही है। यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे एक मोज़म्बिक का कंट्री है, लेकिन ये जो वाटर बॉडी है जहाँ से ये गुजर के जा रही है, इसको मोज़म्बिक चैनल कहा जाता है। सो मोज़म्बिक चैनल से गुजरने वाली करंट को मोज़म्बिक करंट का नाम दे दिया। दूसरी करंट जो मेडागास्कर के मशरिक से गुजर के आ रही है, इस करंट को मेडागास्कर करंट का नाम दिया जाता है। मेडागास्कर करंट और मोज़म्बिक करंट जब आपस में मर्ज करती हैं, तो उनके मर्जर पे जो करंट बनती है उसको नाम दिया जाता है एगलफास करंट। So that is the name of the current which is actually formed after the merger of these two currents, Agalas current. ये Agalas current ultimately ये इसी फ्लो का हिस्सा बन जाएगी, जो कि हमने वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के तौर पे पढ़ा था, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है। सो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यहाँ पे फ्लो करेगी, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ ही आपको जो इसका दूसरा लोकल नाम है,
इसको हम कह सकते हैं SID, विच स्टैंड्स फॉर साउथ इंडियन ड्रिफ्ट। जैसे SPD पढ़ा, SAD पढ़ा, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे आपके पास जो टर्म है वो साउथ इंडियन ड्रिफ्ट है। हर साउथ की जो ड्रिफ्ट है, हर एक ओशन की, उसमें से आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि कंपनसेटरी करंट ज़रूर इक्वेटर की तरफ जाती है। सो यहाँ पे भी सेम केस आपको नज़र आएगा। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहिल के साथ से एक करंट जो है वो इक्वेटर की तरफ चलती है, जो कि साउथ इक्वेटोरियल करंट का फ्लो का पार्ट बनेगी। इस करंट को हम नाम देते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सो साउथ के पैटर्न्स रिलेटिवली इजी पैटर्न्स हैं, और इसमें आपके सामने ये करंट नजर आएगी साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास जो करंट फ्लोज हैं, उसमें साउथ इक्वेटोरियल करंट एक वार्म करंट के तौर पे, मेडागास्कर करंट, एगलहास करंट, मोजाम्बिक करंट जो कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक का मिक्सचर है, दैट इज द एगलहास करंट। और उसके बाद साउथ इंडियन ड्रिफ्ट कोल्ड करंट के तौर पे, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये भी एक कोल्ड करंट के तौर पे नजर आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फ्लोज क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है? ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और वो टॉपिक आपका है द इफेक्ट ऑफ करंट्स ऑन द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, इसमें जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर इफेक्ट हमें नज़र आता है करंट्स का, उसमें एक तो किसी भी सराउंडिंग या एडजेसेंट एरिया के टेम्परेचर्स इफेक्ट होते हैं। वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न्स और रेनफॉल की अमाउंट्स वेरी करती हैं। फॉग की फॉर्मेशन कल हम लोगों ने पढ़ी थी बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में कन्वर्ज कर रही थी, वहाँ पे आपको फॉग मिलेगी। और फिशिंग ग्राउंड्स और हैजर्ड फॉर शिपिंग, ये एलिमेंट्स हैं जो कि आपको नज़र आते हैं। तो इसमें हम अगर इसको विद एग्जांपल्स, यानी कि कलेक्टिव जो हमारा एक मैप था उसके ऊपर अगर देख लें, तो यहाँ पे हमारे सामने जो रेड कलर है वो वार्म करंट्स का है, और जो ब्लू कलर है वो कोल्ड करंट्स का है। तो आप किसी भी रीजन में जहाँ पे एक कोस्टल एरिया पे रेड कलर की करंट गुजर रही है, दूसरे कोस्टल एरिया पे ब्लू कलर की करंट गुजर रही है, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लें इस रीजन की, ये आपके सामने ही है कि एक हमने कल न्यू फाउंडलैंड का ये आइलैंड स्टडी किया था। और इस तरफ आपको देखें तो ये यूके के या ब्रिटिश आइल्स हैं, और ब्रिटिश आइल्स के साथ गुजरती हुई करंट जो है दैट इज़ अ वार्म करंट, जो कि हमने पढ़ा था कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो अल्टीमेटली दैट टेंड्स टू हैव वार्मिंग इफेक्ट, क्योंकि ये वार्म करंट है। तो ये नॉर्वे तक जाती है नॉर्वेजियन करंट के तौर पे। और इसका इफेक्ट ये नज़र आता है इन रीजन्स में कि यहाँ के टेम्परेचर्स कंपेयर टू द टेम्परेचर्स ऑफ द फेसिंग कोस्ट लाइन, इस एरियाज को देखें तो उनसे ये रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर्स है। यहाँ की पोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन सारा साल फंक्शनल रहती हैं। यूके की पोर्ट्स जो हैं वो सारा साल आपको फंक्शनल नज़र आएंगी। लेकिन अगर न्यू फाउंडलैंड की तरफ देखें तो यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस आपको नज़र आएंगी। और उन कोल्ड कंडीशंस के लिए बेसिक जो आप कह सकते हैं फैक्टर है वो लैब्राडोर करंट का फैक्टर, विच इज़ अ कोल्ड करंट। इसी तरह से यहाँ पे ब्राज़ीलियन करंट है, वार्मिंग इफेक्ट दे रही है। पेरुवियन करंट कूलर इफेक्ट दे रही है, कोल्डर इफेक्ट। सेम इज द केस के कैनरी करंट का इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट है। कैलिफोर्निया करंट का कूलिंग इफेक्ट है। ठीक है, अगर हम सेम यहाँ पे इन लैटिट्यूड्स पे
अगर टेम्परेचर्स को नोट करना शुरू करें तो आपको ईस्टर्न बोर्ड के टेम्परेचर्स यूएसए के थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट लाइन के कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स इन द करंट्स। टेम्परेचर्स के बाद दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है विच इज़ द रेनफॉल। और उसमें सिंपल रूल, जहाँ जहाँ से वार्म करंट गुजरेगी वहाँ पे टेम्परेचर्स जो है वो ज़्यादा तो होंगे, लेकिन इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंगली रेनफॉल ज़्यादा होगी। सो यूके के पास आप देखते हैं, यूके में और ये वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। उसके बाद ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन साइड है, बारिशों का इलाका होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपके सामने ईस्टर्न बोर्ड ऑफ यूएसए बारिशें ज़्यादा होती हैं। वेस्टर्न बोर्ड पे जहाँ जहाँ पे भी आपको ब्लू कलर की कोल्ड करंट्स नज़र आ रही हैं, आमतौर पे आपको यहाँ पे डेजर्ट्स मिलेंगे। जैसे कल हमने बंगोला करंट को स्टडी किया, इधर हमने कालाहारी नमीब डेजर्ट को ऑब्जर्व किया। पेरुवियन करंट जहाँ से गुजर रही है इस जगह पे एटाकामा डेजर्ट है। कैलिफोर्निया करंट जहाँ से गुजर रही है इस जगह पे कैलिफोर्निया और सोनोरन डेजर्ट्स हैं। ठीक है। कैनरी करंट के एडजेसेंट आपको थोड़ा सा सेमी एरिड रीजन स्पेन और पोर्टुगल की तरफ मिलता है, प्लस आपको ये अफ्रीकन एक्सटेंट ऑफ सेमी एरिड रीजन मिलती है। ठीक है। इस तरफ अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन साइड पे, तो इधर जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट का इन्फ्लुएंस है वो आपको नज़र आ रहा होता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की सूरत में, क्योंकि जो कोल्ड करंट्स हैं उनका इफेक्ट डेसिकेटिंग है। डेसिकेटिंग का मतलब है दे कॉज ड्राइनेस बिकॉज दे कैन नॉट रिलीज द मॉइस्चर इन एयर। ठीक है। तो ज़्यादा इवेपरेशन जो होगी वो वार्म करंट्स में से होगी, और वार्म करंट्स जो है वो कॉज बनेगी रेनफॉल का। कोल्ड करंट्स जो है वो बेसिकली ड्राइनेस कॉज करती हैं, डेजर्ट फॉर्मर्स कहलाती हैं। इसके बाद जैसे फॉग की हेडिंग थी, फॉग की हेडिंग में आपने कल जो स्टडी किया था उसमें एक ये कन्फ्लुएंस जोन था। लैब्राडोर करंट जो है वो गल्फ स्ट्रीम के साथ मर्ज कर रही है। उसके साथ ब्राज़ीलियन करंट जो है दैट इज मर्जिंग विद द फॉकलैंड करंट। और इधर आप देख सकते हैं क्यूशियो करंट और ओयाशियो करंट लिखा है, लेकिन कमचटका करंट भी इसको कहा जाता है। ये कोल्ड और वार्म करंट्स के कन्फ्लुएंस जोन्स हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी वार्म और कोल्ड वाटर आपस में मर्ज करेगा, तो वार्म एयर के ऊपर मॉइस्चर होता है जो कि कोल्ड एयर के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो करंट्स के ऊपर एयर हवा कर रही है या उसके साथ एडजेसेंट है या उसके साथ कांटेक्ट में है, वो करंट्स की ही प्रॉपर्टीज को अपने साथ कैरी कर रही होती है। अकॉर्डिंगली इसमें वही चीज़ होगी कि जहाँ पे वार्म करंट कोल्ड करंट से मिलेगी, तो वार्म एयर जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्ट वार्म एयर वो कोल्ड एयर के साथ कांटेक्ट में आके मॉइस्चर को कंडेंस कराती है जिससे फॉग बनती है। ये एरिया शिपिंग के लिए हैजर्डस इसलिए कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे विजिबिलिटी लो हो जाती है फॉग की वजह से। और कोल्ड करंट जो है वो अपने साथ चूंकि आइसबर्ग्स को लेके आ रही होती है, तो यहाँ पे शिप्स क्रैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द हिडन आइसबर्ग्स जो फ्लोट करके आ रही है। फर्दर ये एरिया फिशिंग ग्राउंड के तौर पे बहुत रिच कंसिडर किया जाता है। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि कोल्ड करंट में जो फिश स्पीशीज़ मिलती हैं और जो वार्म करंट में फिश स्पीशीज़ मिलती हैं वो कलेक्टिवली आपको इन एरियाज में मिलेगी। तो अगर आप वर्ल्ड फिशिंग ग्राउंड्स को स्टडी करें इकोनॉमिक जोग्राफी में, तो उसमें आपको उन्हीं रीजन्स के नाम ज़्यादा मिलेंगे मेरीन शिपिंग फिशिंग के हवाले से, कि जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स का कन्फ्लुएंस जोन है। चाहे वो फॉकलैंड आइलैंड्स के करीब फॉकलैंड और ब्राज़ील हो, चाहे वो जापान के करीब जापान करंट और कमचटका करंट का कन्फ्लुएंस हो, या लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कन्फ्लुएंस हो। ठीक है। सो ये फैक्ट जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, these are affected by the currents, temperature, rainfall, formation of fog and fishing ground.
यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है करंट्स का। और एक टॉपिक आपका अभी जो है वो मैंने करवाना है, ओशन डिपॉजिट्स। ठीक है, सो अभी ये क्लास ऑफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो, जी जी। सर ये लेब्राडोर करंट जब गल्फ स्ट्रीम के साथ मर्ज हो रहा है तो सर जी जी, कैनरी करंट ये कोल्ड वाटर करंट कैसे हो रहा है? ये भी वार्म होना चाहिए ना? देखिए जो कैनरी करंट है, ये अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन देख लीजिएगा। फॉग हमेशा उस जगह पे बनेगी जहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ करंट्स है, मींस करंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। एब्रप्ट चेंज जहाँ पे टेम्परेचर का हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेब्राडोर एक कोल्ड करंट है और ये आपके आके एक वार्म करंट से कोलाइड कर रही है, तो इधर एक कंट्रास्ट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसको देखिए, इसमें से अगर ये आगे कंटिन्यू करेगी तो ये वार्म ही कंसिडर होगी, बिकॉज इन इट इज एंटरिंग इनटू कोल्ड रीजन, ग्रेजुअली कूल डाउन होके आगे बढ़ती जा रही है, बट इट इज स्टिल वार्मर than the surrounding waters. So नॉर्वेजियन करंट जो कि नॉर्थ अटलांटिक करंट का ऑफशूट ही है या उसकी कंटिन्यूएशन ही है, लेकिन वार्म इसलिए समझी जा रही है कि ये relatively वार्म है विद कंपैरिजन, कि वो जिस रीजन में पहुंची है उससे ये वार्म है। जबकि कैनरी करंट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कैनरी करंट वो ब्रांच है जो कि अब वार्म रीजन की तरफ रीडायरेक्ट हो चुकी हुई है एंड ग्रेजुअली इट इज अप्रोचिंग द इक्वेटर। अब यहाँ पे भी आपको यही चीज़ नजर आएगी, ब्राजीलियन करंट जब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में एंटर होती है तो किसी किस्म की फॉग नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि ग्रेजुअली कूल डाउन होकर इसका पार्ट बन जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी कोलिजन है, जहाँ पे भी कन्फ्लुएंस है, ये एक एब्रप्ट बाउंड्री बनती है बिटवीन द वार्म एंड कोल्ड करंट, और वहीं पे आपको फॉग ज्यादा मिलेगी। ये क्लियर हो गया? तो ये समझ नहीं आई बात, मतलब अच्छा अगर नीचे अगर ब्राजीलियन करंट भी अगर कोल्ड करंट है तो वो फिर भी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से आ रही है तो समझ आ रही है। ये जो लेब्रेटर करंट है वो उसी से इमर्ज हो रही है, कैनरी करंट वहीं से कोई नहीं नहीं, रिफ्लेक्ट वगैरह कैनरी हो रहा है? करंट बेसिकली लैब्राडोर करंट का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता। इसमें एक चीज और ऑब्जर्वेबल है, उसको क्लियर कर लीजिए कि जो लैब्राडोर करंट है ये शैलो सी में आ रही है। शैलो सी का मतलब ये है कि कोल्ड वाटर और वार्म वाटर ऑलमोस्ट सेम लेवल के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक बात है कि जो कैनरी करंट बनी, ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में पहले ही इसको ऑफशूट दिखा दिया गया। एक्चुअली ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आके इधर टकराती है ब्रिटिश आइल से, उसके बाद कैनरी करंट डाउनवर्ड चलती है स्पेन और पोर्टुगल के साथ, ठीक है। और दूसरी ब्रांच इधर जो ब्रिटिश आइल्स के साथ है वो नॉर्वेजियन के तौर पे फॉर्म होती है। सो अब जो लैब्राडोर करंट है वो बेसिकली किधर गई? लैब्राडोर करंट एक मेजर करंट इस सेंस में नहीं है कि इसका पानी की अमाउंट एज कंपेयर टू गल्फ स्ट्रीम कम है। जहाँ पे मिक्स होगी वहाँ पे उसका इफेक्ट जरूर नजर आएगा कि यहाँ पे फॉग बन रही है, बट इट बिकम्स पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम जो आगे कंटिन्यू करता। सेम इज द केस, यहाँ पे आप वेस्ट विंड ड्रिफ्ट देख रहे हैं और ये ऑफशूट जो है ये फॉकलैंड करंट के तौर पे रीडायरेक्ट हो गई है टुवर्ड्स द ब्राजीलियन। लेकिन ब्राजीलियन करंट इज अ डोमिनेटिंग करंट। ये एक लार्ज मैस है वाटर का एज कंपेयर टू फॉकलैंड, ठीक है। सो इसमें अब फॉकलैंड में पानी की अमाउंट कम है एज कंपेयर टू द ब्राजीलियन, डोमिनेट ब्राजीलियन ही करेगी। लेकिन जहाँ पे ये कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पे उस कांटेक्ट में आने का इफेक्ट जरूर होगा कि एब्रप्ट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फॉग क्रिएट हो जाएगी। कैसे? मीन्स बस अपवेलिंग हो रही है वहां पर, लेब्रेटर में डाउन वेलिंग है तो यहाँ पर अपवेलिंग जी जी हो बिल्कुल, जाएगी। लेकिन ये देखें ये दोनों उन जगहों पे मर्ज हो सकती हैं जहाँ पे शैलो सी है। शैलो सी का थैंक मतलब यू। ये है कि कोस्टल एरिया के करीब है, तब ये हम्म। कन्वर्ज कर जाएंगी। लेकिन अगर ओपन सी में या ओपन ओशन में हो तो उसमें जो वार्म करंट होती है वो तो अपर रीजन में फ्लो कर रही होती है सरफेस लेवल के ऊपर, और जो कोल्ड करंट होती है
वो सब सरफेस ट्रैवल कर रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इनका आपस में कन्फ्लुएंस नहीं होता इफ दे आर इन ओपन ओशन। ठीक है। तो जहाँ पे भी शैलो सीज होंगे, कोस्टल एरिया के करीब से करंट्स गुजर रही होंगी, वहां पे उनका कन्वर्ज करने का चांस ज्यादा होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, अब ब्रेक लें 9 मिनट की, और फिर हम डिपॉजिट्स के लिए दोबारा ज्वाइन करेंगे।